रीबर्थ ऑफ माफिया किंग एपिसोड 11। सिया जैसे उठकर बैठती है तो उसे कमरे में एक अच्छी सी खुशबू आती है। वह अपनी नाक से खुशबू सूंघते सूंघते उस टेबल के पास पहुंच जाती है और उसकी आंखें उस खुशबू को सूंघकर पूरी खुल जाती हैं और उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। सिया, अरे वाह गजले, मुझे गजरे बहुत पसंद है। आपको कैसे पता कि मुझे आज गजरा लगाने का मन है? वंश, दूर से देखने के लिए नहीं, तुम्हारे बालों में लगाने के लिए लेकर आया हूँ मैं। आओ लगा दूं। सिया वंश के पास चली जाती है और अपने बाल उसके सामने करके गजरा लगाने को कहती है। वंश गजरा लगाकर कुछ कहने वाला था कि बाहर से चांदनी की आवाज आती है। चांदनी भैया, मैं खाना लेकर आई हूँ। वीर अपने बेड पर से उठता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। चांदनी अंदर आती है और टेबल के ऊपर थाली रखकर चली जाती है। खाने की खुशबू सूंघकर सिया के पेट में गुड होते हैं और वो अपने पेट पर हाथ रखकर बैठ जाती है। सिया तिरछी नजरों से टेबल पर रखा हुआ खाना देख रही थी। वंश, खाना देखने के लिए नहीं, खाने के लिए होता है। आ जाओ, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। सिया सोचते हैं कि मुझे वंश के पास जाना चाहिए या नहीं, पर उसे भूख इतनी जोर से लगी थी कि वो खुद ही अपने आप खाने के पास पहुंच जाते हैं और फटाफट पूरा खाना खत्म करके एक डकार मारती है। सिया बालकनी की तरफ देखती है तो उसे बाहर से हवा चलती हुई दिखती है। सिया अपनी बालकनी की खिड़की खोलती है और बाहर चली जाती है। वो बालकनी में खड़े खड़े अपने हाथ खोलकर उस ठंडी ठंडी हवा का एहसास कर रही थी और अपने घर के गार्डन की तरफ देख रही थी। सिया, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल और कितना खूबसूरत लग रहा है ये गार्डन रात की चांद की लाइट में। मैंने तो आज से पहले इस गार्डन को कभी देखा ही नहीं। कितने खुशनसीब है ये फूल, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से खुले आसमान के नीचे खुले गार्डन में लहरा रहे हैं और एक मैं कमरे में कैदियों की तरह रह रही हैं। सियार रात की चांदनी में अपने घर के गार्डन को देख रही थी और ठंडी हवा का एहसास कर रही थी कि उसकी कानों पर कुत्ते की बच्चे की आवाज आती है। वह अपनी आंखें बंद करके उस आवाज को सुनने लगती है। वो आवाज उनके घर के गार्डन के किसी कोने में से आ रही थी। सिया बालकनी से झांकने लगती है। वंश की नजर सिया पर पड़ती है। वो देखता है कि सिया बालकनी से नीचे झांक रहे हैं। वह दौड़ता हुआ सिया के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वंश, क्या कर रहे हो सिया, समझ में आ रहा है तुम्हें? अभी तुम नीचे गिर जाती और क्या देख रही हो तुम इतनी रात में नीचे झांक झांक कर? सिया वंश की बातों को इग्नोर करती है और वापस नीचे झांकने की कोशिश करती है। वंश, तुम्हें मेरी बातें आजकल सुनाई नहीं देती क्या? सिया, मैं देख रहा हूँ तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रही हो। वंश सिया का हाथ पकड़ता है और अंदर ले जाता है। सिया, छोड़िए मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़िए। आप मुझे कहीं रूम से बाहर नहीं जाने देते तो कम से कम बालकनी में तो मेरे हिसाब से रहने दीजिए। मुझसे अच्छे तो ये पेड़ पौधे हैं जिनकी अपनी लाइफ वो खुद हैंडल करते हैं और मुझे बालकनी में खड़े होने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ती है। वंश, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ सिया। तुम ऐसे ही झांकती रहोगी तो नीचे गिर जाओगी। और तुम क्या देख रही हो इतनी रात में? अगर तुम्हें गार्डन देखना है तो कल सुबह मेरे साथ चलकर अच्छे से देख लेना। अब खुश? सिया, मुझे अभी जाना है, गार्डन में ले चल सकते हो मुझे? वंश, इतनी रात में तुम गार्डन में जाकर क्या करोगी? सिया, तुम भी ना कुछ भी जिद करती हो। अब अगर मैं मना करूंगा तो मुंह फुलाकर बैठ जाओगी। इससे अच्छा है कि चलो 10 मिनट गार्डन में घूम कर आते हैं। गार्डन में घूमने की बात सुनकर सिया खुश हो जाती है और उछलने लगती है। वह वंश से आगे जाकर गेट खोलती है पर गेट लॉक होता है तो वह वापस वंश के पीछे अपना मुंह नीचे करके खड़ी हो जाती है। वंश दरवाजे का लॉक खोलता है और सीढ़ियों से नीचे लेकर जाता है जहां पर उन्हें घर के पहरेदार मिलते हैं। गार्ड्स, क्या हुआ भैया, क्या कोई काम है आपको नीचे? आप हमें बोल देते। वंश, तुम लोग अपना काम करो, मैं बस सिया को 10 मिनट गार्डन में घुमा कर लेकर आता हूँ। वंश सिया का हाथ नहीं छोड़ता और उस गार्डन की तरफ ले जाता है। सिया आज पहली बार गार्डन में आई थी। इतने बड़े गार्डन को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और वंश का हाथ छोड़कर भागकर गार्डन के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। फिर अपने हाथों को खोलती है और उस ठंडी ठंडी हवा को एहसास करती है। वंश सिया का हाथ नहीं छोड़ता और उस गार्डन की तरफ ले जाता है। सिया आज पहली बार गार्डन में आई थी। इतने बड़े गार्डन को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और वंश का हाथ छोड़कर भागकर गार्डन के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। फिर अपने हाथों को खोलती है और उस ठंडी ठंडी हवा को एहसास करती है। थोड़ी देर बाद सिया को उस आवाज के बारे में याद आ जाता है तो वो अपने हाथ नीचे करती है और गार्डन में देखने लगती है। वंश, ओहो सिया, अब इतनी रात में तुम क्या ढूंढ रही हो? क्या तुम्हारा कुछ बालकनी से नीचे गिर गया है तो तुम गार्ड्स को बता दो, वो तुम्हें ढूंढ कर दे देंगे। सिया, नहीं नहीं, मेरा कुछ गिरा नहीं है, मैंने बालकनी से इस गार्ड में से एक कुत्ते के बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी इसीलिए तो मैं नीचे आई।
वंश, क्या कुत्ते का बच्चा? तुम इतनी रात में कुत्ते के बच्चे की आवाज सुनकर आए हो? सच में श्रेया, बचपन ही की भी हद होती है। अगर तुम्हें उस कुत्ते के बच्चे को देखना ही था तो तुम किसी से भी कहकर उसे ढूंढो, आकर अपने कमरे में मंगवा सकती हो। इतनी रात में ठंडी ठंडी हवा में गार्डन में आने का क्या मतलब है? चलो पर, वरना तुम्हें बुखार हो जाएगा और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सिया मासूम सी शक्ल बनाते हुए, नीचे आए गए हैं जो ढूंढ लेने दीजिए ना। वंश सिया की मासूम शक्ल देखकर पिघल जाता है और वह भी आप सिया की मदद करता है उस कुत्ते के बच्चे को ढूंढने में। इतनी रात में दोनों गार्डन का कोना कोना चेक करते हैं पर उन्हें अब कोई रोने की आवाज नहीं आती और ना ही कोई कुत्ते का बच्चा मिलता है। वंश गार्डन में एक जगह खड़ा हो जाता है और वह से आपको देखता किसी अभी भी उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, वह हार नहीं मानती। वंश, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी जान, जहां पर कोई कुत्ते का बच्चा नहीं है। चलो मुंह पर चलते हैं, ठंड बढ़ती जा रही है। सिया, वही तो, ठंड बढ़ती जा रही है। उस बच्चे को कितनी ठंड लग रही होगी, हमने तो फिर भी कपड़े पहने पर वो तो अभी छोटा सा नन्ही सी जान, बिना कपड़ों की ठंड में मर जाएगा। सिया इतना कह के वापस उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उस कुत्ते की बच्चे की आवाज वापस आने लगती है। से अपनी आंखें बंद करके चका खड़ी होती हैं और उस कुत्ते के बच्चे की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। वंश अब अपनी आंखें बंद करके भूत की तरह गार्डन में रात में बीचों बीच क्यों खड़ी हो गई? सिया, सिया शुश, मुझे आवाज सुनाई दे रही है। वंश जी, आप चुप रहिए। वंश चुप हो जाता है और सिया को देखने लगता है कि कैसे वह अपनी कानून से उस आवाज को सुनते सुनते ही उस कुत्ते के बच्चे तक पहुंचती है। सिया धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और गार्डन की आखिरी छोर पर एक कोने में बड़ा सा गमला रखा हुआ था जिसके ऊपर बहुत घना पेड़ था, वहां पर जाती है। रोज कमरे में अपना हाथ डालकर एक छोटा सा सफेद कलर का कुत्ते का बच्चे को निकालती है। सिया, मिल गया, मुझे मिल गया, मिल गया। देखा आपने, ये रहा वो बच्चा। कितना प्यारा बच्चा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आया है। सिया उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे अपने गले से लगाकर उसके माथे पर किस करती है। सिया, क्या हम इस बच्चे को रख सकते हैं? वंश जी, वंश, मैं मना कर लूंगा तो क्या तुम मानोगी? सिया अपनी गर्दन ना में नशे हिलाती हैं। वंश, तो फिर रख लूं और क्या बोलूं मैं, पर पहले इसे साफ करो और खुद भी साफ हो, उसके बाद ही यह कमरे के अंदर आएगा। सिया, ओके, मैं अभी नहाकर आती हूँ। वंश और सिया घर के अंदर वापस जाते हैं। वंश अपने घर के एक नौकर को आवाज देता है और उस कुत्ते के बच्चे को साफ करने के लिए कहता है। सिया उस कुत्ते के बच्चे को अपने घर के नौकर के हाथ में अच्छे से देती है और अपने कमरे में नहाने के लिए चली जाती है। सिया फटाफट नहाकर अपने कमरे से बाहर आती है। सिया, वह बच्चा कहाँ है? वंश जी, अभी तक उसे साफ नहीं करा क्या? वंश, वो बस आ रहा है। बस इतना कहता है कि बाहर से एक नौकर गेट खटखटाता है। वंश अपने रूम का गेट खोलता है तो वो देखता है कि वो नौकर उस कुत्ते के बच्चे को अच्छे से क्लीन करके और कुत्ते के कपड़े पहनाकर एक केस में रखकर लेकर आता है। सिया उस आदमी के हाथ से उस बच्चे का केस ले लेती है, उसे उस केस में से बाहर निकाल कर उसे अपने गोद में उठाकर बहुत सारी किस करने लगती है। वंश, वो बस आ रहा है। बस इतना कहता है कि बाहर से एक नौकर गेट खटखटाता है। वंश अपने रूम का गेट खोलता है तो वो देखता है कि वो नौकर उस कुत्ते के बच्चे को अच्छे से क्लीन करके और कुत्ते के कपड़े पहनाकर एक केस में रखकर लेकर आता है। सिया उस आदमी के हाथ से उस बच्चे का केस ले लेती है, उसे उस केस में से बाहर निकाल कर उसे अपने गोद में उठाकर बहुत सारी किस करने लगती है। वंश अब अपने रूम का दरवाजा लगा देता है और एक तरफ बैठकर सिया और उस कुत्ते के बच्चे को देखने लगता है। वंश की नजर घड़ी पर जाती है जिसमें रात के 1 बजे बज रहे थे। मंच बेड पर से होता है और सिया को अपनी गोद में उठाकर बेड पर सुला देते हैं। सिया वापस उठकर उस कुत्ते के बच्चे के पास चली जाती है। वंश, सिया, काफी लेट हो गया, अब हमें सोना चाहिए। सिया वंश की ये बात सुनती है और अपना आधा टेढ़ा मुंह बनाती है। वंश, ये अपना आधा टेढ़ा मुंह कल सुबह बना लेना, अभी सो जाओ। शिवगंज को तिरछी नजर से देखती है और फिर उसके पास जाकर कहती है। सिया, आप थोड़ा उधर उधर खसकिए, थोड़ा और खसकिए ना। वंश, अरे इस बेड पर क्या तुम 3 इंसान सोओगे? रोज तो तुम थोड़ी सी जगह में सोती हो और आज तुम्हें इतनी सारी जगह चाहिए सोने के लिए। प्रिया, आज हमारे साथ मेरा सनोफी भी सोएगा। वंश, सनोफी, अब ये कौन है? सिया अपने हाथ में उस कुत्ते के बच्चे को उठाकर वंश को दिखाती है, यह है हमारा बच्चा स्लोफी। वंश अपने सर पर हाथ रख लेता है और चुपचाप सिया को देखता है कि वो कैसे स्लोफी को अपने बेड पर सुला रही थी। स्लोफी और वंश के बीच में सो रहा था जिस वजह से वंश सिया के करीब नहीं जा पा रहा था। सिया सनोफी को अपने बाजू में सुला लेती है और वह खुद भी सो जाती है। वंश सिया के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी वाली साइड ले आता है। आवाज पहले खुद बेड पर लेटा है और उसके बाद सिया को अपने ऊपर लेटा लेता है।
सिया ये क्या कर रहे हैं आप? सनोफी उठ जाएगा और वैसे भी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आप मुझे बिल्कुल मत छुइए। सिया के मुंह से मुझे बिल्कुल मत छुइए सुनकर वंश अपनी अकड़ में आ जाता है और सिया की कमर पकड़कर दबाता है। सिया के मुंह से आहह निकल जाती है। सिया, मैंने कहा ना कि मुझे छुए है। जाए उस लड़की के पास जिसके साथ आप पहले भी। सिया इतना बोलती है कि वंश उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। वंश शुश, ये टाइम कुछ बोलने का नहीं है, बस फील करने का है। वंश सिया की गर्दन अपने हाथों से पकड़ता है और अपने लिप्स के करीब लेकर आता है, पर सिया अपनी गर्दन टाइट कर लेती है और उसके लिप्स के पास नहीं जाती। सिया अपनी पूरी ताकत से वंश को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वंश उसे किस कर लेता है। वंश अपने होठों को सिया के होठों के ऊपर रखकर किस करता है। वंश की नज़र सनोफी पर जाती है जो सिया और वंश को बैठे बैठे देख रहा था। वंश सनोफी के ऊपर चादर डाल देता है और सिया को अपने नीचे कर देता है। वंश धीरे धीरे करके सिया की साड़ी निकालकर साइड में रख देता है। सिया अपने हाथों से अपने ब्लाउज को पकड़ लेती है और वंश को हाथ नहीं लगाने देती। वंश सिया के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ता है और ऊपर कर देता है, फिर वो अपने एक हाथ से ही सिया के ब्लाउज को उतार कर फेंक देता है। वह सिया के दोनों ब्रेस्ट को अपने हाथों से पकड़ के जोर जोर से दबाता है और सिया की आंखों को देखता है। वंश सिया के लाल फेस को देखता है और उसके एक निप्पल को अपने मुंह में भर लेता है और दूसरे निप्पल को अपने दूसरे हाथ से मसलता है। सिया अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। वंश, आज मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा, बस इतना कहता है और अपने रूम की लाइट बंद कर देता है। सिया और वंश दोनों पूरे नेकेड हो जाते हैं और दोनों का बदन एक दूसरे से बिना किसी कपड़े के टच होता है, जिससे दोनों के बदन में एक आग निकलती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आज वंश सिया का पूरा बदन खा रहा था। उसके निप्पल को अपने होठों से चूस रहा था। उसके पूरे बदन पर किस कर रहा था और अपने हाथों से सिया के नीचे बार बार फिंगरिंग कर रहा था। वंश ये सब बार बार सिया के साथ कर रहा था, जिसकी वजह से सिया को अपने लिप्स पर, अपने ब्रेस्ट पर और अपने नीचे तीनों जगह बहुत दर्द हो रहा था। सिया, आहा वंश जी मुझे तो तू रहा है, और सिया इतना बोलकर रोने लगती है। वंश सिया के आंसू देखता है पर वो नहीं रुकता। जब तक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक वंश सिया के साथ इंटीमेट होता और फिर रुक जाता। सिया, आहा वंश जी मुझे तो तू रहा है, और सिया इतना बोलकर रोने लगती है। वंश सिया के आंसू देखता है पर वो नहीं रुकता। जब तक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक वंश सिया के साथ इंटीमेट होता। कुछ घंटे से या किसी को यूं ही निकलती रहती, उसके बाद वंश सेटिस्फाई हो जाता और सिया को छोड़ देता। वंश देखता है किसी आप थोड़ी सी गंदी हो गई है तो हो सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और वॉशरूम तरफ जाता है। सिया को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलती है। वह देखती है कि वो उसे गोद में उठाता है, मशरूम लेकर जाता है और उसे पूरा साफ करके टॉवल से क्लीन करता है। टॉवल से पानी पोंछ देता है और फिर बेड पर सुलाकर उड़ा देता है। वंश सिया को सुलाने के बाद खुद भी उसी के साथ चिपक कर सो जाता है। दोनों के बदन एक दूसरे को छू रहे थे और दोनों बेफिक्री के साथ सो रहे थे। सिया सनोफी के बारे में भूल गई थी, वह बस वंश के साथ लिपट कर, चिपक कर सो रही थी। दूसरी तरफ आरुषि और वीर के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। आरुषि वीर को अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, जिस वजह से वीर चांदनी के पास जाने लगा था। वह से सपने दिखा था उसकी पत्नी होने की, इस घर की बड़ी बहू होने के, और उसके साथ इंटीमेट होता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वीर ने आरुषि के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की, पर आरुषि उसके साथ एक कमरे में भी रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उतनी ही रात में उठकर कैश रूम में चली गई। वीर को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके अंदर की आग और भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए चांदनी के कमरे के बाहर गया हूं और गेट खटखटाया। वीर चांदनी के रूम के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। वह अपने आजू बाजू फिर देख रहा था कि कोई उसे चांदनी के रूम के बाहर देख न ले। दिए फिर से चांदनी के रूम का गेट खटखटाता है। थोड़ी देर में रूम का गेट खुलता है, पर उसके सामने चांदनी नहीं, पुनिया थी। पुनिया भैया, आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कोई काम था? वीर चांदनी के रूप में पुनिया को देखकर चौंक गया था और अचानक से पुनिया के इस सवाल का जवाब सोचने लगा था। वीर, हाँ वह क्या है ना कि रूम में कांच गिर के टूट गया है, तो इसीलिए मैं चांदनी को बुलाने के लिए आया था। पुनिया, चली भैया मैं साफ कर देती हूँ। वीर, नहीं नहीं, तुम कैसे आ सकती हो? मेरा मतलब है तुम्हारा आखिरी समय चल रहा है तो तुम नीचे झुककर काम कैसे कर सकती हो? तुम एक काम करो, चांदनी को मेरे कमरे में भेज दो। कांच पूरे कमरे में फैल गए हैं तो पूरा कमरा ही साफ करवाना पड़ेगा। पुनिया, जी भैया मैं बस अभी चांदनी को भेजती हूँ। वीर पुनिया के मुंह से चांदनी को भेजने वाली बात सुनकर साइड की स्माइल देता है और पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ चले जाता है।
वीर अपने कमरे के हर कोने में रूम फ्रेशनर छिड़क देता है और अपने कमरे की लाइट बंद करके उसमें कैंडल जला लेता है, जिससे वो रूम बहुत सुंदर दिखने लगता है। चांदनी भी यहाँ पर अपने होठों पर लाली लगाकर और अपने बदन पर परफ्यूम छिड़क के अपने कपड़े थोड़े ठीक करके वीर के कमरे की तरफ आने के लिए तैयार थी। चांदनी जैसी वीर के कमरे के बाहर पहुंचती है तो फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है और अपने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। चांदनी को वीर ने अचानक से खींचा, इस वजह से चांदनी की सांसें और भी जोर जोर से चलने लगी है और उसका चेस्ट ऊपर नीचे हिल रहा था। चांदनी के ब्लाउज में से उसके ब्रेस्ट ऊपर दिख रहे थे, जिस वजह से उसका पूरा क्लीवेज वीर को देख रहा था। वीर अपना हाथ धीरे से छावनी के प्रेस की तरफ लेकर जाता है और उसके ऊपर अपनी उंगलियां फिरने लगता है। वीर नशीली आवाज में, तेरा ही पता नहीं मुझे तेरी तरफ आने के लिए पागल करता है चांदनी। और चांदनी के ब्रेस्ट पर किस करने लगता। वीर अपने दोनों हाथ चांदनी की पीठ पर लेकर जाता और उसके ब्लाउज को एक झटके में खोलकर नीचे पटक देता। चांदनी ने आज ब्रा नहीं पहनी थी। वीर जैसे ही चांदनी का ब्लाउज उतारता है तो उसके बड़े बड़े ब्रेस्ट लटक जाते हैं और वीर चांदनी के एक ब्रेस्ट को फटाक से अपने मुंह में भर के जोर जोर से खींचने लगता है। वीर चांदनी का घाघरा खोलकर दूर फेंक देता है और चांदनी को बिस्तर पर धक्का दे देता है। चांदनी जैसी ही बिस्तर पर गिरती है तो उसका पूरा शरीर हिल जाता है, जिसे देखकर वीर अपने आप को काबू नहीं कर पाता और चांदी के दोनों पृष्ठ को जोर जोर से दबाने लगता। वीर नशीली आवाज में, तेरा ये बदन मुझे तेरी तरफ आने के लिए पागल करता है चांदनी। और चांदनी के ब्रेस्ट पर किस करने लगता। वीर अपने दोनों हाथ चांदनी की पीठ पर लेकर जाता और उसके ब्लाउज को एक झटके में खोलकर नीचे पटक देता। चांदनी ने आज ब्रा नहीं पहनी थी। वीर जैसे ही चांदनी का ब्लाउज उतारता है तो उसके बड़े बड़े ब्रेस्ट लटक जाते हैं और वीर चांदनी के एक ब्रेस्ट को फटाक से अपने मुंह में भर के जोर जोर से खींचने लगता है। वीर चांदनी का घाघरा खोलकर दूर फेंक देता है और चांदनी को बिस्तर पर धक्का दे देता है। चांदनी जैसी ही बिस्तर पर गिरती है तो उसका पूरा शरीर हिल जाता है, जिसे देखकर वीर अपने आप को काबू नहीं कर पाता और चांदी के दोनों ब्रेस्ट को जोर जोर से दबाने लगता है। चांदनी भी वीर का साथ देती है और अपनी दोनों हाथों से उसका सर पकड़कर अपने ब्रेस्ट की तरफ दबाने लगती है। चांदनी भी उस समय बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए वो वीर को और ज्यादा एग्रेसिव होने को कह रही थी। वीरा बाबी एग्रेसिव तरीके से चांदनी के ब्रेस्ट को सख्त कर रहा था। वो एक हाथ से ब्रेस्ट को दबाता और दूसरे हाथ को धीरे धीरे चांदनी के पैरों के पास ले जाकर उसके पैरों को चौड़ा करता और फिंगर अंदर डाल देता। चांदनी आउच आह है और तेज। चांदनी बार बार बस यही बोल रही थी। वीर और भी एक एग्रेसिवली उसके ब्रेस्ट को खींचता और उसके नीचे फिंगरिंग करता। अबीर अपनी तो फिंगर चांदनी के अंदर जोर जोर से डरने लगता। चांदनी को दर्द होना शुरू हो गया था, पर वह फिर भी वीर को और तेज होने के लिए कह रही थी। चांदनी अपने हाथों से वीर का पेंट और अंडरवियर उतार देती। दोनों ही अब नहीं करते, उनका पता नहीं एक दूसरे को छू रहा था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो रहे थे। जाने अपना हाथ वीर की जोड़ी से छाती पर सहलाने लगती है और वह अपना हाथ है धीरे धीरे करके नीचे लेकर जाती है और उसे सहलाने लगती है। वीर और जोश में आ जाता है और वो अपना मुंह चांदनी के नीचे लेकर जाता है और अपनी जीभ अंदर डाल देता है। इस बार वीर कुत्ते की तरह चाट रहा था। वो अपनी लंबी जुबान निकलता है और पूरा चाट लेता है। चांदनी अहह कर रही थी और मजे ले रही थी। वीर अपनी जुबान लंबी करता है और चांदनी के अंदर हिलाने लगता है, जैसे चांदनी को गुदगुदी हो रही थी और वो खिलखिलाकर अपनी तेज आवाज में इतनी रात में हंस रही थी। चांदनी हंसते हुए, वीर अब बस भी करो, क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। वीर अपनी जुबान चांदनी के अंदर ही हिलाता रहता और साथ ही साथ फिंगरिंग भी करता। फिर वीर ऊपर आता है, आज चांदनी के होठों को पकड़कर काटने लगता और फिर उसके निप्पलों को दांतों से काटता। चांदनी आहा, क्या कर रहे हो वीर, अगर तुम मेरे निप्पल काटोगे तो हमारा आने वाला बच्चा क्या करेगा। वीर, पहले मुझे तो इन्हें पीने दो, बच्चे का बाद में सोचेंगे और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। इतना कह के वीर चांदनी के ब्रेस्ट पर अटैक कर देता है। उसके ब्रेस्ट इतने बड़े बड़े हैं कि वो वीर के मुंह में आते ही नहीं, पर फिर भी वीर उन्हें पूरा मुंह में भरने की कोशिश करता और जोर जोर से खींचता। ब्रेस्ट को खींचने की वजह से चांदनी के ब्रेस्ट लाल हो गए थे और उसके निप्पल सूज गए थे। चांदनी अपना हाथ वीर के नीचे लेकर जाती है और उससे छुती तो वीर तैयार हो जाता और चांदनी के पैरों को दूर करके अपनी तरफ खींचता हुआ अंदर डाल देता। चांदनी आहे है, डालिए, पूरा अंदर तक डालिए। फिर भी और जोश में आ जाता और चने के पैरों को चौड़ा करके पूरा अंदर तक ले जाता। चांदनी दर्द से कराह रही थी, भरोसे मजा भी बहुत आ रहा था, तो वो वीर को और तेज होने के लिए कह रही थी। और तेज। वीर अपनी पूरी ताकत लगाकर हिलाता, जिसकी वजह से चांदनी को बहुत तेज दर्द होता और उसके मुंह से चीख निकल जाती।
अब वीर शुरू हो गया था, वो चांदनी को नहीं छोड़ता। 1 घंटे बाद वो थक जाता तो वो 10 मिनट का ब्रेक लेता और उसके बाद फिर चांदनी के ऊपर आकर शुरू हो जाता। 3-4 राउंड करने के बाद वीर चांदनी को छोड़ देता और बेड पर चांदनी के बाजू में लेटकर उसके सुंदर बदन को निहारता। वो कभी चांदनी के ब्रेस्ट पर हाथ फेरता तो कभी उसके नीचे हाथ ले जाता। थोड़ी देर बाद चांदनी की नींद लग जाती है पर वीर अभी भी नहीं सोता। एक बार फिर चांदनी के ऊपर आता है और उसके ब्रेस्ट को सक करने लगता है। वीर कभी चांदनी के राइट वाले ब्रेस्ट को सक करता तो कभी लेफ्ट वाले को। वो आज चांदनी के ब्रेस्ट को छोड़ता ही नहीं। वो घंटों तक चांदनी के ब्रेस्ट को सक करता रहता है, एक बच्चे की तरह। थोड़ी देर बाद चांदनी की नींद लग जाती है पर वीर अभी भी नहीं सोता। एक बार फिर चांदनी के ऊपर आता है और उसके ब्रेस्ट को सक करने लगता है। वीर कभी चांदनी के राइट वाले ब्रेस्ट को सक करता तो कभी लेफ्ट वाले को। वो आज चांदनी के ब्रेस्ट को छोड़ता ही नहीं। वो घंटों तक चांदनी के ब्रेस्ट को सक करता रहता है, एक बच्चे की तरह। सिर्फ उसके निप्पल को अपनी उंगलियों के बीच रखता और खींचता, जिसकी वजह से चांदनी की नींद खुल जाती और वह वीर के सर पर हाथ से थी और उसे उसके ब्रेस्ट को मुंह में रखने के लिए कहती, चांदनी लो ना वीर, देख क्या रहे हो, मैंने अपने मुंह में ले लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी नहीं तुम इतने प्यार से पीते हो तो। वीर एक शर्त पर मैं लूंगा, अगर तुम भी मेरे नीचे जाकर उसे मुंह में लोगी तो। चांदनी शर्म से लाल हो गई थी पर वो अपनी गर्दन हमें हिला देती है। फिर क्या था फिर भी, और जानने के ब्रेस्ट को एक हाथ से मसल था और अपने मुंह में भरकर एक बच्चे की तरह उन्हें पीने लगता। चांदनी वीर के सर को सहलाती और साइड में होकर अपने ब्रेस्ट को अपने हाथों से वीर के मुंह में देती। चांदनी, फिर जब मेरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में रखते हैं कितनी अच्छी लगती है, चांदनी वीर को देखते हुए सोचती है। जानी साइड में लेटकर वीर को एक बच्चे की तरह ब्रेस्ट पिला रही थी। वो अपने ब्रेस्ट को अपने हाथ से दबाती जिससे वो ब्रेस्ट थोड़ा बाहर निकल आता है और वो वीर के मुंह में दे देती है। वीर अब तुम नीचे जाओ। चांदनी वीर के ऊपर आ जाती है और धीरे धीरे नीचे जाती है। उसके बाद वीर का मुंह में लेकर सक करने लगती है। चांदनी 10 मिनट तक सक करती है तो वीर चांदनी को वापस अपने नीचे करके उसकी टांगों को अपने और करीब लाकर अंदर डाल देता है। एक और राउंड कर देता है। दूसरी सुबह 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 सियार नहाकर नए कपड़े पहनकर तैयार होती है कि वंश की नींद खुलती है और वो अपनी आंखों से सबसे पहले सिया को देखता है। वंश, इतनी सुबह सुबह नए कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? सिया, मैं कहीं नहीं जा रही, हम जा रहे हैं हमारे बच्चे सनोफी को डॉक्टर के पास लेकर। चलिए आप ही जल्दी से उठकर रेडी हो जाए, तब तक मैं हमारे बच्चे के लिए दूध लेकर आती हूँ। सीआईडी नाके की रूम का गेट खोलती है और सनोफी के लिए दूध लेने चली जाती है। वंश अपने ऊपर से चादर हटाता है तो उसे उसके पेट पर सनोफी बैठा हुआ दिखता है। वंश, एक कुत्ते के बच्चे के लिए मुझे सुबह सुबह उठकर तैयार होकर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वंश सनोफी को अपने हाथों से उठाकर नीचे छोड़ देता है और खुद तैयार होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ ऐसे ही बाथरूम में जाता है और शावर चालू करता है तो उसके पैर के पास उसे कुछ एहसास होता है। वंश अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसे उसके पैरों के पास सनोफी खड़ा हुआ दिखता है। सनोफी अपनी जीभ निकालकर वंश को देख रहा था। वंश सूफी को देखकर अपने सर पर हाथ रखता है और, वंश, अरे मेरे बाप, बेडरूम में तो तू मुझे मेरी बीवी के साथ अकेले रहने नहीं देता, कम से कम वह सुन, मैं तो अकेले रहने दे। वंश सनोफी को देखता है और सनोफी वंश को। वंश वॉशरूम का गेट खोलता है, सनोफी को पैर से वॉशरूम के बाहर कर देता है पर जैसे ही बांस पोषण का दौर लगाता तो वहां पर सनोफी वॉशरूम के अंदर आ जाता। अब वंश वॉशरूम का गेट खोलकर खड़ा हो जाता और सिया के वापस आने का इंतजार करता। कहाँ से आया है तू मेरे बाप, कल रात से मुझे इतना परेशान करके रखा है तो पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या करेगा। 10 मिनट देवांश टॉवल पर वॉशरूम का डोर खोलकर खड़ा हुआ था पर सिया नहीं आती। थोड़ी देर और इंतजार करता है, तब सिया निप्पल वाली बोतल में नौकरी के लिए दूध लेकर आती है। सिया, अले मेरा बच्चा, भूख लग रही है ना, आजा आजा, मम्मा दूध पिलाएगी। सिया सनोफी को अपनी गोद में उठा लेती है और बेड पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो अपनी पालती मारती है और उस पालती में सनोफी को बिठाकर दूध की बोतल उसके मुंह में लगा देती है। सिया की नजर मंच पर पड़ती है जो वर्षों का गेट खोलकर टॉवल लपेटकर खड़ा हुआ था। सिया, मैंने आपसे नहाने के लिए कहा था और आप अभी तक ये रणवीर कपूर की तरह टॉवल लपेटकर खड़े हुए हैं। वंश, ये कुत्ते का बच्चा मुझे। वंश इतना कहता ही है कि सिया पूछती है, सिया किसका बच्चा? वंश, सनोफी मुझे नहाने नहीं दे रहा था, अब तुम आ गए हो तो इसे देखो, मैं नहाकर अभी आता हूँ। वंश वॉशरूम का दरवाजा लगा लेता है और 10 मिनट बाद नहाकर बाहर आता है तो वो देखता है कि, थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।